प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। सिंध की सियासत में बहुत डेवलपमेंट्स हो रही हैं, बहुत अहम खबरें वहाँ से मौसूल हो रही हैं। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी साहब बहुत मुतहरिक दिखाई दे रहे हैं। एमक्यूएम के तमाम धड़े, कई मुलाकातें हो चुकी हैं और ऐसा लगता है कि जो एमक्यूएम के मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं ये करीब आ रहे हैं। और ख़बरें ये भी हैं कि पीएसपी जो है वो ख़त्म हो रही है। ख़बरें ये भी हैं कि मुस्तफ़ा कमाल अपनी पूरी टीम के साथ वापस एमक्यूएम में शामिल हो रहे हैं और एमक्यूएम जो मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम हो गई थी उसको यकजा करके एमक्यूएम को ज़्यादा मजबूत बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। सिंध की सियासत में क्या हो रहा है, कराची की सियासत में क्या हो रहा है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी साहब मौजूद हैं। कामरान साहब बहुत शुक्रिया। सर सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि क्या प्लान यही है कि पीएसपी खत्म हो जाएगी, मुस्तफ़ा कमाल अपनी पूरी टीम को लेकर एमक्यूएम में शामिल हो जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये तो मुस्तफ़ा कमाल भाई और उनकी पार्टी का फैसला होगा कि वो क्या करने जा रहे हैं। मैंने तो सिर्फ कराची और सिंध के तमाम सियासी स्टेक होल्डर्स के साथ सिर्फ ये कहा था कि मैं गुजारिश कर सकता हूँ सभी से, मजबूर तो किसी को नहीं कर सकता, कि वो ये देखें कि कराची जो सबका दोस्त है और कराची का कोई दोस्त नहीं है जी। मतलब आज कराची जो सबके लिए एक महफूज माँ का किरदार अदा करता है, चाहे कोई भी कुदरती आफत हो, कोई मसला हो, सब कराची का रुख करते हैं और कराची एक माँ का किरदार अदा करते हुए सबको अपने में महफूज कर लेता है। लेकिन आज इस शहर कराची के अंदर न पीने का साफ पानी है, न बिजली है, न गैस है और स्ट्रीट क्राइम अपनी इंतहा को पहुंचा हुआ है और आज भी हम एक दूसरे को ठीक करने में लगे हुए हैं। शहर को ठीक करने की तवज्जो किसी की तरफ नहीं है। तो जो बात आपने की उसका जवाब यह है कि मैंने एक कोशिश की कि मैं तमाम लोगों के दरमियान एक हम आहंगी, प्यार और मोहब्बत पैदा कर सकूं। और ऐसा लगता है कामरान साहब कि आप ऐसा करने के बहुत करीब हैं, लेकिन आपने जैसा कि ऐसा इसलिए है कि मैं जोड़ना चाहता हूं, तोड़ना नहीं चाहता। आपने सही कहा कि आपने एक ऑफर दी है या आपने एक तजवीज दी है तमाम ग्रुप्स को। क्या मुस्तफ़ा कमाल आपको लग रहा है कि कन्विंस हो रहे हैं इस बात पर कि वो अपनी पार्टी को खत्म कर दें और कुछ शराइत के साथ एमक्यूएम में वापस आ जाएं? देखें, शराइत अगर इस वक्त भी कोई रखना चाहेगा तो मैं समझता हूँ वो इस शहर के साथ न सच्चा है न सिंसियर है। शराइत की तो बात खत्म हो चुकी है इस वक्त शहर में। शराइत के लिए बचा क्या है शहर के अंदर? देखें, मैं फिर आपको दोहरा दूं कि इस वक्त जो हालात हैं पाकिस्तान की मईशत के और ख़ास तौर पे कराची की मईशत के, बेरोज़गारी इंतहा को पहुंच चुकी है। कराची की सड़कें टूटी पड़ी हैं, कराची के गटर उबल रहे हैं, कराची में स्ट्रीट लाइट भी नहीं है लेकिन स्ट्रीट क्राइम है। लोग बुरे हाल से गुजर रहे हैं और अगर हम आज भी एक दूसरे के लिए शर्तें रखेंगे तो मैं समझता हूँ फिर आप कराची या सूबे, इस मुल्क के लिए नहीं कर रहे, अपनी ज़ात के लिए कर रहे हैं। तो मैंने कहा अपनी ज़ात से निकलें सारे लोग, एक दूसरे को ठीक ना करें, मोहब्बत पैदा करें, प्यार पैदा करें। देखिए, मैं अपनी मिसाल दूं, जब तक मैंने गवर्नर सिंध का ओहदा संभाला बड़ी तनकीद की गई थी मुझ पे और मैंने ये कहा था मैं अपने काम से साबित करूंगा और काम यही होगा कि लोग इसको कहें। लोग आज अप्रिशिएट कर रहे हैं, मुझे पता है इस बात का। मैं रोडों पे निकलता हूँ, लोग मोहब्बत और प्यार से मुस्कुरा के देखते हैं। ये है कराची के लोग कि आप उनके लिए कुछ थोड़ा सा करें, वो आपको गले से लगा लेंगे। तो मैं समझता हूं कि ये बात मैंने जब मुस्तफ़ा कमाल भाई मेरे पास आए थे और फारूक सत्तार भाई भी आए थे, वो मैंने उनके सामने ये बात जरूर की थी कि अब ये वक्त आ गया है कि हम जाती अनाज से निकलकर, जाती एक दूसरे की जिद से निकलकर इस शहर के बारे में सोचें, इस सूबे और इस मुल्क के बारे में। कामरान साहब, लेकिन ये कैसे होगा? आपका मंसूबा क्या है? क्या ये एक इत्तेहाद बनाने की कोशिश है जिसको इंतखाबी इत्तेहाद, सीट एडजस्टमेंट या इस तरह से कुछ कहते हैं, या फिर एक पार्टी को खत्म करके दूसरी पार्टी में जम करने का मंसूबा है? आपका प्लान क्या है? आप क्या चाहते हैं? क्या मुस्तफ़ा कमाल एमक्यूएम में आ जाएं? इस बार सबसे अच्छी बात यह है कि कोई मंसूबा नहीं है, ठीक है ना? कोई मंसूबा नहीं है। आपका कुछ तो प्लान होगा। कोई मंसूबा साज नहीं है इस बार, ठीक है ना? ये एक दूसरे की जरूरत को, उस शहर की जरूरत को, शहर और शहरियों की जरूरत के तहत इकट्ठा होना वक्त की जरूरत है और सिर्फ एक जमात का इकट्ठा होना नहीं, तमाम सियासी जमातों का इकट्ठा होना जरूरी है इस वक्त शहर कराची की मईशत के लिए, क्योंकि शहर की मईशत बढ़ेगी तो मुल्क चलेगा, ये मैं बता दूं आपको। जी सही है। अच्छा कामरान साहब, लेकिन मेरा सवाल, फिर आप खबर नहीं दे रहे हैं मुझे,
आप कह नहीं रहे हैं। मेरा सवाल मगर एक दफा, आखिरी दफा फिर ये होगा, फिर मैं आगे चलता हूं कि क्या मुस्तफा कमाल एमक्यूएम में वापस आने के लिए राजी होते दिखाई दे रहे हैं आपको? देखिए, मैं सियासी नुमाइंदा नहीं हूँ, मैं वफाक का नुमाइंदा जी हूँ जी और सियासी जवाब मैं यहाँ दे नहीं सकता। लेकिन मैंने ये ज़रूर सुना है, जब मैं एमक्यूएम पाकिस्तान का हिस्सा था तो जो उसके सरबराह हैं डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई, जी उन्होंने बारहा अपने तमाम मीडिया प्रोग्राम्स और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा है कि सारे लोग आ जाएं, जो नाराज़ हैं वो भी आ जाएं, जो इधर उधर हैं वो भी आ जाएं। जी तो उनका ये सवाल इस शहर में मौजूद है और जो भी इस कराची के लिए काम करना चाहता है और जो चाहता है कि शहरी अब जो मजबूर हो गए हैं, लोग अपने हक की भीख मांग रहे हैं, माओं की गोदें उजड़ रही हैं, एनएडी का तालिब इल्म शहीद कर दिया जाता है, स्ट्रीट जी क्राइम में बच्चियां मार दी जाती हैं। तो अगर आज भी सब एक दूसरे के साथ मिलकर काम ना करने की ख्वाहिश रखते हों, अपनी जाती अना रखते हों, तो मैं समझता हूं कि कराची की आवाम, कराची का वोटर उसको रिजेक्ट कर देगा, उसको सही। नामंजूर कर देगा। सर जाती ना किसी एक को छोड़नी पड़ेगी, या खालिद मकबूल साहब अपना, सर खालिद मकबूल साहब या अपना ओहदा छोड़ेंगे, मुस्तफा कमाल लीड करेंगे, या मुस्तफा कमाल ओहदा छोड़ेंगे और वो लीड करेंगे? तो नहीं, ऐसी तो कोई बात हो भी नहीं रही कहीं पे। ये तो कहीं किसी कोने और गोशे में भी नहीं है। खालिद मकबूल भाई सरबराह एमक्यूएम पाकिस्तान है हाँ और हम सब मिलकर अगर अच्छा काम करना चाहते हैं तो ठीक खालिद है, भाई के हाथ मजबूत करें। खालिद मकबूल साहब और सरबराह होंगे और मुस्तफा कमाल जो है वो क्या सीनियर डिप्टी कन्वीनर होंगे सर एमक्यूएम के? देखिए, मैंने फिर आपको कहा, आप मुझसे जो सवाल पूछना चाहते हैं, जवाब लेना चाहते हैं, सर वो आप नहीं देंगे? मेरा मनसब उसकी इजाजत नहीं राइट देता। सर, ठीक मेरे है, भाई, मैं सियासी जवाब नहीं दे राइट सकता, सर, ये सियासी जमातों का काम है। राइट सर। अब मुझे ये बता दीजिए कामरान साहब के, जब आप चाहते हैं कि तमाम ग्रुप्स मिल जाएं और कराची की और सिंध की तरक्की के लिए काम करें, तो इससे क्या मुराद है? फारूक सत्तार साहब, मुस्तफा कमाल, खालिद मकबूल और उनकी जमात, या इसमें कुछ और ग्रुप्स भी शामिल हैं? जैसे लंदन का भी एक ग्रुप है वो एग्जिस्ट करता है कराची में, या आफाक साहब का भी एक ग्रुप एग्जिस्ट करता है, ये ऑफर्स उनके लिए नहीं है? देखिए, इसमें मैं फिर वही बात करूंगा कि जो लोग पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के साथ, क्योंकि मैं वफाक का नुमाइंदा हूँ, वफाक के नुमाइंदे की हैसियत से कोई भी ऐसा अमल जिसमें मेरे इदारों, वफाक और मेरे सूबे और शहर के लिए कोई नामुनासिब चीज़ होगी, उस पर हम नहीं खड़े होंगे। हम इस पाकिस्तान के साथ, वफाक के साथ और सूबे और शहर के साथ खड़े होंगे और इंशाल्लाह उसी स्पिरिट में आगे बढ़ेंगे। सही है। कामरान साहब, आपने जैसा कि कहा कि आप वफाक के नुमाइंदे हैं, लेकिन जाहिर है आपका ताल्लुक एमक्यूएम के साथ भी है। क्या आप समझते हैं कि आपकी इस कोशिश के नतीजे में एमक्यूएम दोबारा से मजबूत होगी और आने वाले जो बल्दिया के इलेक्शंस हैं उसमें बल्दिया वापस ले सकते हैं आप या एमक्यूएम? जी 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 जी, अभी जिस तरह कराची के अंदर हम इस वक्त मूवमेंट कर रहे हैं, जो कराची के अंदर काम हो रहे हैं, लोग मोबिलाइज हो रहे हैं और लोगों के अंदर एक उम्मीद, जिसे मैंने कहा ना कि जब मैं आया था तो तनकीद की गई थी और आज वही तनकीद करने वाले लोग इस बात को मान रहे हैं कि कराची के लोग मुतमईन हैं। कराची के लोग, जब मैं रोडों पे निकलता हूं तो जिस मुसरत खुशी का इजहार कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि कराची अब खड़ा हो गया है और कराची को अपने कामों की, अपने लोगों के अंदर वो आदमी चाहिए जो उनके काम करे। तो मैं समझता हूं कि एमक्यूएम शुरू से काम करती रही है और ज़्यादा काम करेगी। तो इंशाल्लाह, क्योंकि बाकी जो पीटीआई की बात अगर की जाए तो उसने तो मायूस किया ना लोगों को शहर में, तो ऑप्शन उनके अलावा है क्या एमक्यूएम के अलावा लोगों के पास कराची में? और अगर ये तमाम ग्रुप इकट्ठे नहीं होते तो आप समझते हैं कि पीटीआई को डिफीट करना मुश्किल है? देखिए, ये सिर्फ एक सियासी जवाब होगा। मैं सिर्फ इतना ही कर सकता हूं कि तमाम सियासी जमातें, उसमें पीटीआई भी शामिल है, मेरे लिए वो भी, मैं सूबे का गवर्नर हूं, मेरे लिए वो भी उतनी ही हैसियत रखते हैं जिस तरह सियासी और जमातें रखती हैं। तो मैं समझता हूं कि अगर कोई अच्छा काम करना चाहता है वो भी आगे आए। मैं पीटीआई के दोस्तों से भी बात करने के लिए तैयार हूं। मैं जमात इस्लामी के पास भी गया, मैं अयाज लतीफ़ अलीचो साहब के पास गया, पीर साहब पगाड़ा के पास गया, आसिफ अली जरदारी साहब के पास गया और इसी तरह बाकी लोग मेरे पास भी आए। तो हम सब मिलजुल के इस शहर के लिए, इस सूबे और मुल्क के लिए काम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। कामरान साहब, आपने कहा कि ये कोई मंसूबा नहीं है। आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, लोगों के जहनों में भी ये सवाल है, लोगों को लगता है कि आप किसी के कहने पर ये तमाम चीजें कर रहे हैं। क्या आप इसकी तरदीद करते हैं? अगर इतनी बात के बाद भी इतनी सादा बात किसी को समझ ना आए और कोई ये समझे, तो इसकी मिसाल सिर्फ इसलिए दे देता हूँ कि मेरे शहर कराची में इतना बड़ा समंदर है और मेरे शहर के लोगों के पास पीने का पानी नहीं।
सही है कामरान साहब, लेकिन लोगों को हैरत इस बात की होती है कि जब आप गवर्नर बने थे, अभी आपने खुद जिक्र किया कि बहुत सारे लोगों को इस पर हैरत भी हुई थी और मुखालिफत भी हुई थी, तो वो एमक्यूएम जिसने मुखालिफत की थी और हैरत का इजहार किया था कि कामरान साहब कहां से गवर्नर बन गए, अब वो एमक्यूएम पूरे वक्त के साथ आपके साथ आके बैठती है, मुलाकात करती है, ये जादू कैसे किया आपने? मैंने कहा था ना कि 3 महीने रुक जाइए, मेरा अमल और मेरा काम बताएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरा काम है, मेरा अमल है, वो आप सब भी, मेरी पार्टी भी और शहर कराची के लोग भी इस बात को रिकग्नाइज कर रहे हैं कि चीज़ें मुस्बत सिमत और अच्छी तरफ गामजन है। कामरान साहब, ये कितने दिन में होता हुआ देखते हैं आप कि ये चीज़ें कंक्लूड होंगी, या क्या 15 जनवरी के जो इलेक्शंस हैं उससे पहले हो जाएगा? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जहाँ मैंने ये बात की कि सब चीज़ें अच्छी होने जा रही हैं, अच्छी होंगी, मईशत के हवाले से, डेवलपमेंट के हवाले से, अगर मोहब्बत और प्यार, जिस तरह मैंने कहा कि आज मैं जाऊंगा भी पीएसपी के चैनल पे मैं ये न्यूज़ दे दूं कि उनके सरबराह जो मुझे दावत दे के गए थे, अपना मुस्तफ़ा कमाल भाई, मैं उनसे आज मिलूंगा भी और मैं उनसे पूछूंगा कि और उनके दिमाग में चीज़ों में कोई ऐसी बात है जिससे शहर अच्छाई की तरफ गामजन हो सकता है, तो बैठेंगे, उनसे गपशप भी करेंगे, उनसे सुनेंगे और चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश। मुस्तफ़ा कमाल से आपकी पहले भी मुलाकात हुई, अब वो वज़ीर आज़म से मिलकर इस्लामाबाद से वापस जा रहे हैं कराची और उनकी फ़्लाइट शायद लेट है मेरी इत्तलात के मुताबिक, तो आपकी जो मुलाकात है आज रात को जो लेट नाइट शायद होगी? जी, मैं तो देखें, मेरे पास तो पूरी रात, मैं सुबह 10 बजे काम शुरू करता हूँ, रात 5 बजे तक जी, तो रात 5 बजे से पहले जिस वक्त भी बात हो जाएगी मैं चला जाऊँगा। तो ये मुलाकात जो है आपकी मुलाकात, ये वज़ीर आज़म से होने वाली मुलाकात के तसलसल में होगी या उसकी अपडेट्स के बाद? नहीं, ये जब वो मेरे पास आए थे तो मुझे दावत देकर गए थे कि आपने आना है, हमारा पहले से तयशुदा प्रोग्राम। सर कामरान साहब, आखिरी सवाल मेरा आपसे यह है, आप कराची की तरक्की के लिए कितना पुरुमीद है और आपको कैसे लगता है कि एमक्यूएम के कारकुन, आपने हालिया इंतखाबात में नताइज देखे हैं, नाराज दिखाई देते हैं लोग एमक्यूएम की परफॉर्मेंस से? उम्मीद ही मेरी एक ही बात पे है कि कराची में काम होंगे, होने चाहिए, करने पड़ेंगे और होंगे इंशाअल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया कामरान टेसोरी साहब, गवर्नर सिंध हमारे साथ मौजूद थे। कराची में बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ हो रही हैं, अगरचे कामरान साहब ने खुद अपने मुंह से ये नहीं कहा है कि पीएसपी जम हो रही है एमक्यूएम में, लेकिन कराची में हर तरफ ये खबरें हैं कि मुस्तफ़ा कमाल को मना लिया गया है, मुस्तफ़ा कमाल अपनी पार्टी को शायद ख़त्म कर रहे हैं। ये इसकी तस्दीक तो या तरदीद तो मुस्तफ़ा कमाल ही कर सकते हैं, लेकिन हर तरफ ये खबरें हैं कि पीएसपी ख़त्म हो रही है और पीएसपी जो है और मुस्तफ़ा कमाल अहम ओहदों पर, जो कि नंबर 2 का ओहदा होगा पार्टी में खालिद मकबूल के बाद, उसे लेकर वो एमक्यूएम में आ जाएंगे। इसी तरह से फारूक सत्तार को भी मनाया जा रहा है, फारूक सत्तार भी तैयार हैं वापस एमक्यूएम आने के लिए, उनके लिए भी तलाश किया जा रहा है कि उनको क्या ओहदा दिया जाए, वो भी सीनियर आदमी हैं। और इन तीनों ग्रुप्स को मिलाकर एक एमक्यूएम का इत्तेहाद बनाने की कोशिश की जा रही है, जो कि ऐसा लगता है कि अब ये इत्तेहाद बनने के बहुत करीब है। इसीलिए ये बहुत अहम खबर है और कामरान साहब कहते हैं कि वो किसी के कहने पर ये नहीं कर रहे हैं, वो खुद कर रहे हैं। कामरान टेसोरी साहब की तफसीली गुफ्तगू आपने सुनी है। मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद वापस आकर देखते हैं कि इस्तीफों का मामला फिर लटक गया है। आज एमक्यूएम का, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक वफ्द गया भी था कौमी असम्बली में, क्या हुआ वहाँ पर, और पीटीआई की एक मीटिंग भी हुई है, उसमें क्या तय पाया है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक वफ्द आज कौमी असम्बली में गया, राजा परवेज अशरफ साहब से मिला और उनसे जाकर कहा कि इस्तीफे तो कबूल किए जा चुके हैं, आप इस्तीफे जो है वो इलेक्शन कमीशन के पास भिजवा दें। लेकिन इस बात को राजा परवेज अशरफ साहब ने तस्लीम नहीं किया। ये मुलाकात तो नाकाम हो गई और ऐसा लगता है कि इस्तीफों का मामला फिर लटक गया है। उधर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक मीटिंग भी हुई है और इस मीटिंग में कुछ अहम फैसले किए गए हैं, जिसमें एक ये कि कल से मुल्क भर में एहतजाजी तहरीक शुरू हो रही है महंगाई के खिलाफ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का प्लान क्या है, इस्तीफे कबूल क्यों नहीं किए जा रहे, कबूल नहीं किए गए तो क्या होगा, ये तमाम चीज़ें आज हम मेहमानों के सामने रखते हैं। राना एहसान अफजल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कोऑर्डिनेटर प्राइम मिनिस्टर के, बहुत शुक्रिया राना एहसान अफजल साहब। मुसरत जमशेद चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा, तमाम मीटिंग्स में शरीक रहती हैं, आज की अहम मीटिंग्स में भी शरीक थी। मुसरत साहबा बहुत शुक्रिया। आमिर ज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तजज़ियाकार। आमिर साहब आपको भी का भी शुक्रिया, खुशामदीद। मुसरत चीमा साहबा, ये इस्तीफे तो ऐसा लगता है लटक गए, आपसे वो कह रहे हैं कि एक एक करके आ जाएं, आप इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हैं, क्या वजह है? एक एक करके चले जाएं, 2 दिन में प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा, सबके इस्तीफे हो जाएंगे।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले तो ये कि ये लोग आवाम के आगे एक्सपोज हो चुके हुए हैं और इस चीज़ का इनको बहुत अच्छे से इदराक है। ये सारे हीले बहाने, ये खड्डे खोद रहे हैं सिर्फ इसलिए कि कहीं किसी ना किसी तरह इलेक्शन से बचा जाए। देखिए, हमने जो रिज़ाइन किया था वो इकट्ठे किया था। मुझे पिछले जो इन्होंने रेजिग्नेशन हमारे लोगों के एक्सेप्ट किए उसकी लॉजिक बता दें कि किन बेसिस के ऊपर। आज मैं इनकी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रही थी स्पीकर साहब की, उनके पास कोई लॉजिक, कोई जवाब नहीं था। कभी क्या मैंने टॉक शोज से, टीवी के लोगों की या प्रेस के अंदर जो बात की उससे अंदाजे लगा के मैंने रेजिग्नेशन एक्सेप्ट किए जिन लोगों के। कभी क्या उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस बोल दिया था। बहुत सारे लोगों ने स्पीचेस की फ्लोर पे, उनके भी नहीं किए एक्सेप्ट। बहुत सारा वक्त हमारे पार्लियामेंटेरियंस मीडिया के अंदर, टॉक शोज के अंदर कह रहे होते हैं अगर ये अप्लाई करना था तो उन पे भी करते। चूज करके वो हल्के चुने। हम बारहा कह चुके हैं कि जिनमें ये इनको पता था कि ये सीटें किसी ना किसी तरह रिगिंग वाला फार्मूला लगा के तो निकाल लेंगे, लेकिन नहीं। अब सारे पाकिस्तानियों को समझ आ रही है इलेक्शन से बचने के लिए ये सब ड्रामा रचाया जा रहा है। जिस तरह से इस्लामाबाद में भाग गए, आपको ये खदशा तो नहीं है कि जब आप एक एक करके जाएंगे तो आपके कुछ लोग जो हैं वो इस्तीफे, अलहदगी में इस्तीफे देने से इनकार कर देंगे? इस बात का इजहार आज राजा परवेज अशरफ साहब ने किया। उन्होंने तो 3-4 नाम भी लिए हैं कि वो चाहते हैं कि उनकी तनख्वाहें जारी रहें और वो कंटिन्यू करें। तो ये खदशा है आपको कि अलग अलग अगर मिलेंगे तो हो सकता है कि वो स्पीकर साहब से कहें कि राजदारी में रखिएगा मगर मैं इस्तीफा नहीं दे रहा? नहीं, ऐसा हरगिज नहीं है। देखें असद भाई, ये झूठा फेक किस्म का अपोजिशन लीडर बना हुआ है। जिस तरह से बगैर किसी मैंडेट के प्राइम मिनिस्टर ने आके बन गया। देखें, इंपॉर्टेंट चीज़ समझने की ज़रूरत है कि इन्होंने जो आज नाम किए, उन लोगों ने अपना जवाब दे दिया है वीडियोस बना के। उन लोगों ने इनके खिलाफ कानूनी चाराजोई करने का भी सब ने इजहार किया है कि ये झूठ है। हमें ये बताया जाए इन्होंने हमारे किन बेसिस के ऊपर नाम लिए हैं। 3 लोगों के इन्होंने नाम लिए, गुलाम बीबी बरवाना और बाकी जो 2 हमारे भाई थे उनके। उन सब लोगों ने, लाली साहब थे और एक तालिब नकई साहब, वो सब लोगों ने उन्होंने इनकार किया है, इनकी इस झूठी बात को रिजेक्ट किया और उन्होंने अपने वीडियो मैसेजेस के थ्रू वाज़े तौर पर आवाम के आगे आगाह कर दिया है। देखें, ये रेजिग्नेशन के पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हम इकट्ठे रिजाइन करें आम इंतखाबात के लिए। लेकिन असद ये डिले करना चाहते हैं, ये एक एक करके हमारा और कौम का टाइम जाया कर चुके। कभी झूठ इन्होंने एक बोला कि हम तनख्वाहें ले रहे हैं, अप्रैल से ऑनवर्ड तो पहले भी 8 महीने से जाया ही हो रहा है जी, 3-4 दिन और लग जाएंगे। आप एक एक करके भी जाए तो 3-4 दिन लग जाएंगे। नहीं, पहले सही है। नहीं, देखें, चलें, बिल्कुल सही है, मगर ये सवाल आपका, ये आर्गुमेंट बिल्कुल वैलिड मालूम होता है कि, और फवाद चौधरी साहब ने भी आज ये बात की है, राना एहसान अफजल साहब, आप ये कहते हैं कि जी एक एक करके आकर इस्तीफों की तस्दीक कराएंगे तो इस्तीफे कबूल होंगे, लेकिन जिन 11 लोगों के आपने पहले इस्तीफे कबूल किए उन्हें कब बुलाया गया था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे पहले तो जो है इस्तीफे जब कबूल किए गए तो एक मेंबर जो है गालबन कराची से थे, वो वहाँ हाई कोर्ट चले गए कि मेरा इस्तीफा कबूल ना किया जाए। फिर इसी तरह कुछ लोगों ने छुट्टी अप्लाई की। देखें, कुछ लोगों ने छुट्टी अप्लाई की और तो इन सब चीज़ों से शक पैदा होता है कि ये अंडर ड्यूरेस या अंडर प्रेशर जो है वो लोगों से इस्तीफे लिए जा रहे हैं। और स्पीकर साहब का ये मौक़िफ़ है कि आर्टिकल 64 जो है वो ये चीज़ मांगता है कि हैंड रिटन रेजिग्नेशंस हो और फिर उन हैंड रिटन रेजिग्नेशंस की बेसिस पे इंडिविजुअली वेरीफाई किया जाए कि इस्तीफे जो हैं वो किसी प्रेशर या किसी मगर राणा साहब, ये उन 11 इस्तीफों पर कैसे मुतमईन हुए थे राजा परवेज अशरफ साहब? उनको भी तो उन्होंने बुलाकर नहीं पूछा कि ये आप ही का इस्तीफा है, आप ही की हैंड राइटिंग है, आप होशोफाज में इस्तीफा देना चाहते हैं? उनसे कैसे मुतमईन हो गए राजा साहब? बड़ा अच्छा सवाल है और ये राजा साहब खुद इसका जवाब दें तो वो बेहतर है, क्योंकि उन्हीं का ये फैसला है कि किस तरीके से इस्तीफे एक्सेप्ट होने चाहिए और कैसे नहीं होने चाहिए। तो ये आप उनसे जरूर पूछ लीजिएगा कि उसकी क्या वजह थी, लेकिन वो एक पुरानी बात होगी। देखिए, इस वक्त ये भी कोशिश है कि इस्तीफे ना दिए जाएं और ये असेंबलियों में वापस आएं और अपना जो एक ऑपोजिशन का रोल है वो अदा करें। तो ये फैक्टर ज़रूर है, लेकिन उसके साथ साथ जो तरीका कार दे दिया वो अगर ये अपना लें
तो फिर इस्तीफे जो हैं वो इंडिविजुअली वेरीफाई हो जाएंगे और मामला खत्म हो जाएगा। लेकिन ये कहते हुए फिर मैं फिर रिपीट करूंगा कि बेहतर होगा कि ये, अब देखें, ये कहते हैं हम इलेक्शन से भाग रहे हैं। अब हम इलेक्शन से कैसे भाग सकते हैं? 7-8 महीने बाद तो हुकूमत खत्म हो जानी है और फिर इलेक्शंस की तरफ जाना ही जाना है। तो 7-8 महीने के अंदर जो है, आप कह रहे हैं अर्ली इलेक्शन दें, तो हम कह रहे हैं 7-8 महीने बाद तो इलेक्शन हो जाने। तो इलेक्शन से कौन भाग रहा है? कोई भी नहीं भाग रहा, कोई भाग ही नहीं सकती जमात इलेक्शन से। इलेक्शंस हो रहे हैं इस मुल्क के अंदर, 2023 इलेक्शन ईयर है और कोई उससे नहीं भाग सकता। तो ये मौक़िफ़ प्रोपेगेंडा है और कुछ भी नहीं है। इनको चाहिए ये जो 7-8 महीने रह गए हैं, ऑपोजिशन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला है कि इलेक्शन के रिजल्ट्स जो हैं वो सारी जमातें कबूल करें। तो इसके अलावा और कोई हल नहीं है। जी सही है। आमिर रज़ा साहब, आज ऐसा लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खुद भी इस स्टोरी को थोड़ा सा डाउन प्ले करने की कोशिश की है और आज सब लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, कौमी असम्बली में स्पीकर रूम के बाहर खड़े हुए, कि शाह महमूद कुरैशी साहब आ रहे हैं, असद उमर आ रहे हैं, परवेज़ खटक आ रहे हैं, लेकिन वो नहीं आए और उनकी जगह पर बाकी लोग आ गए, जिसमें कुछ प्रोमिनेंट MNAs थे, कुछ कराची के MNAs भी थे। तो आपको लगता है कि शाह महमूद कुरैशी साहब और असद उमर के बारे में जब पूछा गया तो कहा गया खान साहब ने उनको 3 बजे की मीटिंग के लिए लाहौर बुला लिया है, हालांकि इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैटर क्या है, इमरान खान अपनी मीटिंग 5 बजे भी रख सकते थे। तो ऐसा लगता है कि कोई जवाब भी कोई इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं था। आपको क्या लगता है कि तहरीक इंसाफ क्या चाहती है? देखिए, मेरे ख्याल में सभी शशोपंज में इस वक्त मुब्तला हैं और बहुत ज़्यादा गर्दो गुबार उड़ाया जा रहा है। हुकूमत की तरफ से भी इबाम पैदा किया जा रहा है और PTI के दोस्त जो हैं वो भी इबाम पैदा कर रहे हैं, क्योंकि लड़ाई जो है बिल्कुल एक क्लियर कट नहीं है। क्योंकि इनको अंदेशा इस बात का है PTI को कि अगर ये असम्बलियों से निकल जाते हैं, जो इनका एक तरह से परसेप्शन बिल्ड करें कि जी हम निकलना चाह रहे हैं, तो उसके नतीजे में उसके बाद होगा क्या कि कल को अगर जब भी एक अबूरी हुकूमत बनाने की बात आएगी तो फिर इन लोगों का किरदार नहीं रहेगा। तो एक तरफ ये बैक ऑफ द माइंड है, इसीलिए इनकी ख्वाहिश थी कि इलेक्शन एक बार अनाउंस हो जाए या कोई इनको ऐसा वो मिल जाए कि दोबारा ये लोग असेंबली में जा सकें और उसके बाद जो है जो एक आईनी किरदार है, जो मेरे ख्याल में उन्होंने शुरू में बात भी की, उसकी कई मरतबा इस बात को दोहराया भी है, अगर आप रिकॉल करें कि जनाब एक बार अगर इलेक्शन की तारीख करें तो फिर हम मुज़ाकरात करेंगे, तो हम बात करेंगे। तो एक तरफ तो ये ख्वाहिश भी है, लेकिन साथ साथ जो है क्योंकि इतना ज़्यादा हाइप बना चुके हैं तो एकदम क्लाइम डाउन भी बड़ा मुश्किल है। अच्छा, दूसरी सूरत जो है कि जाहिर है कि आप अगर हुकूमत के, जैसे आपने बड़ा अच्छा सवाल किया आपने नून लीग के दोस्त राना साहब से कि जनाब वो जो पहले 11 अफराद ने इस्तीफे दिए थे तो उनको कबूल करने का क्या क्राइटेरिया था। तो अगर PTI कहते हैं स्ट्रेट बैट से नहीं खेल रही है तो स्ट्रेट बैट से हुकूमत भी नहीं खेल रही है। वो भी जाहिर है कि वो चाहती है कि किसी तरह मामला लटका रहे, जहां पे उनको फायदा हो वहां पर आप PTI को एक्सप्लॉइट करें। जैसे उनको अंदाजा था कि अगर हम 11 नशिस्तों में पहले इंतखाबात करा लेंगे, कम मार्जिन से जीते हुए हैं, हम लोग यहाँ पे बाउंस बैक कर जाएंगे, तो नहीं हुआ। तो उसके बाद जो उन्होंने हिकमत अमली बदली, उन्होंने कहा जी हम जो एक 2 करके इस्तीफे कबूल करने थे हम अब नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें नजर आया कि जो अवामी मकबूलियत की लहर है वो जो है वो PTI के हक में है और अगर हम कराएंगे इलेक्शन, बाई इलेक्शन कराते हैं तो उसमें उनका और ज्यादा नुकसान है। तो भी मैं समझता हूं कि दोनों जमातें फंसी हुई हैं, यानी कि हुकूमत भी और PTI भी, और उससे ज्यादा फंसा हुआ हमारा मुल्क है कि जितना ज्यादा हमारे मुल्क में सियासी अदम इस्तेकाम होगा उतना ही ज्यादा जो है माशी तौर पर उसकी सजा भुगतेंगे। और अब लग ये रहा है, जो मैं बार बार हर प्रोग्राम में मईशत की बात करता हूं, कि हुकूमत के पास कोई हमें नजर नहीं आ रहा कि कोई उनके पास रिफॉर्म का एजेंडा हो। अभी मतलब IMF के पास जाना है, नहीं जाना, IMF की शराइत कबूल करनी है, नहीं करनी है, करनी है तो क्या होगा, नहीं करनी तो फिर उसके बाद आपके पास ऑल्टरनेट एजेंडा क्या है। तो हर चीज फंसी हुई है। और आने वाले अगर ये 8 महीने, खुदा ना खास्ता 8 महीने जाया किए हैं PTI इसने, नून लीग ने, अगर मजीद 8 महीने जाया करने के इनके इरादे, तब तो हम लोग बिल्कुल लेट जाएंगे माशी तौर पे। तो जो अब नया साल शुरू होने वाला है उसके पहले 2 महीने में क्या करेंगे, ये बड़ा अहम है। अगर इन्होंने वही किया जो गुज़िश्ता 8 माह में किया और अपनी कहते हैं डार साहब अपनी जिद पे कायम रहे कि जी उनको जो रोमांस है एक मार्केट के, वो जो कहते हैं ना कि डॉलर की रेट मसनूई तरीके से ऊपर रखने का, बेशक ब्लैक मार्केट में किसी भी कीमत पे वो बिक रहा हो तो उसका बड़ा नुकसान है। तो मैं समझता हूं कि सब मुल्क फंसा हुआ है। हम लोग फोकस करते हैं जी PTI फंस गई, हम बगल बजाते हैं, हम कहते हैं हुकूमत फंस गई, बगल बजाते हैं, लेकिन सब रियासत पाकिस्तान और उससे ज्यादा हम सब जो पाकिस्तानी है, खुसूसन मिडिल क्लास के, लोअर मिडिल क्लास के, मजदूर, किसान, वो बड़े बुरी तरह फंस गए हैं। और इन क्यों फंसे कि हमारी सियासी जमातें जो है कोई एक कहते हैं रोड मैप पे एग्री नहीं कर पा रही। हमारी हुक्मरान अशराफिया ने बड़ा बुरी तरह मायूस किया लोगों को। जी असद।
जी बिल्कुल सही है, और अशराफिया ने मायूस किया और अशराफिया ही के को या टेक्नोक्रेट्स को ही दोबारा लाने की बातें हो रही हैं। ये बताइए मुसरत चीमा साहबा कि हम बहुत सारे लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे इनफैक्ट कि आप शायद पंजाब असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली जल्द से जल्द तोड़ना चाहते हैं, अगले 2-4 दिन में आप एतमाद का वोट लेंगे और असम्बलियाँ तोड़ देंगे, ये बात बार बार हो रही है। लेकिन आपने एक तवील और उसके बाद हम ये तवक्को कर रहे थे कि आप इलेक्शन कैंपेन के लिए निकलेंगे, लेकिन आपने एहतजाजी तहरीक का ऐलान कर दिया और इस बात पर भी इत्तफाक नहीं हो सका कि किस तारीख को एतमाद का वोट लेना है। तो आज की मीटिंग में ये तय क्यों नहीं हुआ कि एतमाद का वोट आप कब ले रहे हैं, और एहतजाजी तहरीक पर जाने की बजाय आप इलेक्शन कैंपेन में जाते एहतजाजी तहरीक में चले गए? नहीं, देखिए असद साहब, 2-3 चीज़ें जो मैं वाजे कर दूं। एक तो ये कि इंशाल्लाह विद इन 1 वीक हम एतमाद का वोट ले रहे हैं। हमने ये बात बताई है, मे बी आपके मे बी गुजर गई या आपने सुन नहीं सके। विद इन 1 वीक हम एतमाद का वोट ले रहे हैं। आप देखिए ना, एक हफ्ते का तो ये तो कई दिन से हम सुन रहे हैं, लेकिन कोई होता है ना कि हम पीर को ले रहे हैं, 22 को ले रहे हैं, कई दिन से जैसे समझिए तो आपने 23 को ऐलान किया था। उसके पीछे भी देखें, पाकिस्तान वो बदकिस्मत मुल्क है, और बदकिस्मत सूबा मैं पंजाब को कहूँगी कि जहाँ पे पाकिस्तान की आवाम के मैंडेट को घात लगा के बैठे हुए हैं चंद करप्ट टोला, जिन्होंने करप्शन करके मेरे वतन के टैक्स के पैसा, गरीब आवाम का पैसा लूटा। और वो जो बोलियां लगा रहे हैं, जिस तरह से मैं कहती हूँ कि इंशाल्लाह जरदारी को मैं चैलेंज करती हूँ कि तुम लाहौर से कहीं से इलेक्शन लड़ो, बेटे को खड़ा करो, ख़ानदान के किसी बंदे को खड़ा करो, तुम्हारी ज़मानत जब्त होगी। पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से पहले लोटे खरीदे गए, उनको इबरत का निशान बनाया पंजाब की गयूर अवाम ने। सिंध हाउस की मंडी अभी हमें नहीं भूली, उसी तरह से दोबारा लगाने की जो कोशिशें की जा रही हैं। और फिर जो पाकिस्तान के साथ अगली साजिश हो रही है, एक तजर्बा किया गया, तजर्बाकार करके चला गया, उसका नतीजा ये कि आज आपका मुल्क डिफॉल्ट कर रहा है। अब दूसरा तजर्बा क्या है जी, कि जी टेक्नोक्रेट, और वो भी बाहर से माशाल्लाह इंपोर्ट करके, और उनकी एक गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए हुकूमत कायम की जाएगी। एहतजाज हम इस चक्कर में कर रहे हैं, महंगाई के खिलाफ कर रहे हैं। जब आटा सस्ता था, आधी कीमत पे मिल रहा था, आज 100 गुना बढ़ गई उसकी कीमत। रोटी जो 10 रुपए में मिल रही थी आज 25 रुपए की है, नान 35 रुपए का है। हम क्यों ना आवाम के साथ खड़े हों? आवाम को 2 वक्त की रोटी के लाले इन्होंने डाले हैं। दूसरी बात, पाकिस्तान की आवाम ये समझती है और समझेगी कि अब ड्राइंग रूम्स के अंदर इंटरव्यू करके इस मुल्क को नहीं चलाया जा सकता। पाकिस्तान के ऊपर ये जो टेक्नोक्रेट मुसल्लत करने की कोशिश की गई, हम इसको इसी तरह समझेंगे जैसे किसी गैर मुल्की किसी गैर मुल्की ने हमारे ऊपर कब्जा कर लिया। देखें, हम ये एहतजाज इस चक्कर में कर रहे हैं। दूसरी जहां तक रहेगी बात, जो हमारा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है, बिल्कुल हम लेंगे। और अगर इन्होंने पंजाब के अंदर कोई नया खेल रचाने की कोशिश की तो अवाम इनका मुहासबा करेगी। इसीलिए हम पहले से ही अवाम को भी आगाह किया है, अपने वर्कर्स को भी मोटिवेट किया। वो तो खैर पहले 8-9 माह से ही सड़कों पे है, हम तैयार हैं, लेकिन हम अब चुप करके बैठने वाले नहीं हैं। इन्होंने हमारे ऊपर जिस तरह से वार किया है, हमारे से मुराद, मैं पाकिस्तान की मुराद ले रही हूं, मैं अवाम 22 करोड़ 75 लाख की मुराद है मेरी। देखें, आज पाकिस्तान जिस नहज पे पहुंच गया है, पाकिस्तान की अवाम ये डिजर्व नहीं करती। हमें बताया जाए कि ये जो आज इस मुल्क के हालात है, उनका जिम्मेदार कौन है। और मजीद जो तजर्बाकार टीम, जिनके ना इस मुल्क में स्टेक्स, जिनका ना लेना ना देना, जिनकी दौलत खुद ऑलरेडी डॉलर्स में हो, डॉलर की कदर बढ़ने से उनके तो बैठे बैठाए वारे न्यारे। इस मुल्क के असल वारिस स्टेक होल्डर्स अवाम है। अवाम को बाईपास करके किसी भी किस्म के तजर्बा, इन्होंने हमें मेंढक, कछुए और चूहे समझा हुआ है 22 करोड़ अवाम को, कि एक लैब के अंदर कॉकरोच समझा हुआ है कि उनके ऊपर जिस तरह के ये 2 चीजें आज भले मरे, मारा ना इन्होंने। सिंध के अंदर 4 करोड़ लोग आज मगर एक और चीज डिस्कस हो रही है, वो गुजार रहे, कुछ मर गए। टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट की चीज डिस्कस हो रही है, उस पर आज फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि जी हम इसे मुस्तरद करते हैं, इस आइडिया को मुस्तरद करते हैं। राना साहब, 2 चीजें हैं। एक तो देखें, फवाद चौधरी साहब ने ये कहा की अदालत में आना पड़ेगा। ये आइडियाज, माशाल्लाह, ये जो आइडियाज की फन फैक्ट्री है ना, जो पाकिस्तान के साथ फन करती है, कि वो चाहते हैं कि इलेक्शन में ना जाना पड़े, चाहे टेक्नोक्रेट्स आ जाएं, हम इलेक्शन में हमें ना जाना पड़े। और दूसरी बात वो ये कह रहे हैं कि गवर्नर साहब पंजाब असेंबली में आए और पंजाब असेंबली में आने देंगे, गैर कानूनी इक़दाम किया है। बल्कि ये मैं आपको सुनवा भी देता हूँ फवाद चौधरी साहब ने क्या कहा है, तो फिर जवाब दीजिएगा। सुनवाइए जी। कोशिश हो रही है कि पंजाब में हुकूमत तब्दील की जाए, पहले गवर्नर इस साजिश का हिस्सा बने, और गवर्नर ने एक गैर आईनी इक़दाम उठाया
अभी गवर्नर को पंजाब असम्बली में हाजिर होके पेश होके अपने इकदाम की वजाहत देनी चाहिए। राणा साहब, दोनों बातों का जरा जवाब दे दीजिएगा। एक तो ये कि पंजाब असेंबली में गवर्नर आए, उनका मुतालबा है फवाद चौधरी साहब का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। दूसरा, ये टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट आप भी चाहते हैं कि कुछ अरसे के लिए चले, 1 साल के लिए भी आ जाएगी, तो इस वक्त जो हम पे एक प्रेशर है, अवाम का दबाव है, अवाम ये भूल जाएंगे और सारी जो तनाव है या लोगों का गुस्सा है वो चला जाएगा टेक्नोक्रेट्स पे। देखें, सबसे पहले तो अगर किसी ने गैर आईनी काम किया तो वो जो साबित शुदा गैर आईनी और तस्दीक शुदा और कह लें कि सुप्रीम कोर्ट की स्टैम्प शुदा गैर आईनी काम है और आइन शिकन अगर कोई है तो वो इमरान खान, कासिम सूरी और सदर आरिफ अलवी हैं, जिन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन को रद्द करते हुए आइन शिकन का लकब जो है वो हासिल किया। तो गैर आईनी काम ये लोग करते हैं, हम लोग नहीं करते। गवर्नर साहब को जरूरत नहीं है पंजाब असेंबली में जाने की, अगर हुई तो वो चले भी जाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। देखें, दूसरा, जिस तरह एब्सोल्युटली नॉट बोगस था ना, बिल्कुल फेक प्रोपेगेंडा था, उसी तरह ये टेक्नोक्रेटिक हुकूमत भी फेक प्रोपेगेंडा है और ये कुछ भी नहीं है। कोई हमारी जमात में टेक्नोक्रेटिक हुकूमत को सपोर्ट नहीं कर रहा, कोई ये एजेंडा नहीं चल रहा, कोई से ये समरी नहीं निकली, कहीं ये प्लानिंग नहीं हो रही। ये सारी ख्वाहिशात हैं या ये प्रोपेगेंडा है पीटीआई का, इसके अलावा ये कुछ नहीं है। तो आप कैटेगोरिकली कह देना कि अगर ऐसा कोई मंसूबा आता है हम इसे कबूल नहीं करेंगे। आप नहीं करेंगे इलेक्शन, कोई तरीका भी नहीं। देखिए, हम नहीं चाहते, ये कौन चाहता है, कहां से बात आई, हम नहीं चाहते। मेरे ख्याल से कल से जब से ये जिक्र हुआ है, सब लोगों ने कहा है कि ये कोई बात ना हमने की है, ना गवर्नमेंट इस पे कोई काम कर रही है। हर एक ने ये कहा है। मेरे ख्याल से 20 चैनल्स पे जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, किसी ने इस चीज को ओन नहीं किया। ये प्रोपेगेंडा है। जिस तरह एक बड़ा ये प्रोपेगेंडा बन गया ना कि हम इलेक्शन से भाग रहे हैं। भाई, इलेक्शन 7 माह बाद जब हुकूमत खत्म हो जानी है, कौन भाग सकता है इलेक्शन से? कोई नहीं भाग रहा। ये अर्ली इलेक्शन चाहते हैं जिसको हम रद्द कर देते हैं और उसकी वजूहात जो हैं वो सब जानते हैं। देखिए, मईशत के ऊपर हमेशा ये प्रोपेगेंडा करते रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। मईशत खोखली इन्होंने की, ये खोखला करके गए पाकिस्तान को। जो 6% ग्रोथ कहते हैं, इन्होंने मुल्क को खोखला किया और वो ग्रोथ दी। IMF को मुआहदे को यू टर्न करते हुए इस मुल्क की मईशत को खाई में गिराया। आज हम उसको समेट रहे हैं। बहुत मुश्किल हालात हैं। मुझे ये बताएं कि पिछले 8 महीने में हुकूमत को क्या IMF के मुआहदे को बहाल नहीं करना चाहिए था? क्या अगर हम पेट्रोल और डीजल की कीमतें ना बढ़ाते, बिजली की कीमतें ना बढ़ाते, तो क्या IMF का मुआहदा जो है वो बहाल हो जाता? और अगर वो ना होता तो मुल्क कितनी तबाही के दहाने पे खड़ा होता या डिफॉल्ट कर चुका होता? तो इसका जवाब दे दें। आज अगर हम IMF से बातचीत कर रहे हैं, 9th रिव्यू चल रहा है और हमारा सिर्फ एक मौकफ है कि हम अवाम पे फर्दर बोझ नहीं डाल सकते, या इसको अगर डालना भी है तो एक तरीके से डालेंगे कि अवाम को जो मुतासिर तरीन तबका है वो अफेक्ट ना हो। तो क्या ये हमारा राइट नहीं है? और ये मुकम्मल होगा इंशाल्लाह ताला IMF का रिव्यू, और ये क्राइसिस से भी मुल्क बाहर निकलेगा। तो कोई ऐसी जो है वो बात नहीं है। बाकी ये इन्होंने कहा कि कोई रिफॉर्म्स नहीं है, बिल्कुल गलत है। जब आप IMF के मुआहदे में हैं, लेकिन ऐसी बातें जब जब आपकी हुकूमत आने के फौरन बाद पिछली इंस्टॉलमेंट आई थी IMF से, उस वक्त भी बातें हो रही थी कि IMF की किस्त आ गई तो चीजें बेहतर हो जाएंगी, लेकिन नहीं बेहतर हुई। अब हम फिर तवक्को कर रहे हैं। ये एक चीज तो जरूर होती है कि IMF का प्रोग्राम आने के बाद या उसकी इंस्टॉलमेंट आने के बाद चूंकि कुछ शराइत होती हैं तो महंगाई का तूफान तो आ जाता है, लेकिन मईशत बेहतर नहीं हुई पिछली मरतबा भी। तो इसकी क्या तवक्कुआत हैं? बहरहाल मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ। ब्रेक के बाद वापस आकर जरा कुछ और सवाल सामने रखते हैं, खासतौर पर मैं आमिर जाद साहब के सामने, कामरान टेसोरी साहब से आज हमारी बातें हुई हैं। कराची का सिनेरियो भी समझने की कोशिश करता हूँ, और ये ऐसा लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुकाबले में एक जो तमाम धड़ों को इकट्ठा किया जा रहा है कराची में MQM के तमाम ग्रुप्स को, इसका क्या मकसद है? एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। आमिर जाद साहब, एक तो ये अभी जो बहस हो रही है इस पर मैं आपकी जरूर राय चाहता हूं, लेकिन साथ ही साथ कामरान टेसोरी साहब प्रोग्राम के पहले इस समय हमारे साथ मौजूद थे। कराची में MQM के तमाम धड़े इकट्ठे हो रहे हैं, बल्कि ज़्यादा बड़ी खबर यह है और ज़ुबान ज़द आम है कि मुस्तफ़ा कमाल तकरीबन मान गए हैं, ओहदे भी तय हो गए हैं, उनका ओहदा भी तय हो गया है, अनीस कायम खानी साहब का भी हो गया है, PSP ख़त्म हो रही है और PSP जो है ये जम हो रही है MQM में। अगरचे उन्होंने इसकी न तस्दीक की है न तरदीद की है, और
दबे लफ्ज़ों में हमें लगता है कि वो कह रहे हैं कि ऐसा शायद होने जा रहा है, यानी उनकी गुफ्तगू से हमें तासुर यही मिलता है। तो आप कैसे देख रहे हैं, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कौन कर रहा है, मंसूबा किसका है, मकासद क्या है? अच्छा, पहली बात तो कामरान टसूरी साहब की ज़ाहिर है कि गवर्नर हैं, मजबूरियां हैं और वो कहते हैं क़ब्ल वक्त ऐलान कर नहीं सकते। लेकिन जहां तक मेरी इतलात और बड़ी मुस्तक़ा इतलात वो ये कि 2 से 3 हफ्ते में ये जो MQM के जो आप धड़ों की बात करें उसमें MQM पाकिस्तान, फारूक सतार साहब और मुस्तफ़ा कमाल साहब, ये 3 कम अज़ कम जो एक जगह पे एक झंडे तले जमा हो जाएंगे। अच्छा, क्यों ऐसा कर रहे हैं, जो आपका पहला सवाल है उसका, क्यों इसलिए कर रहे हैं कि उन्होंने देखा कि जब से इनके टुकड़े हुए हैं उसके बाद से जो है इनकी जो एक परफॉर्मेंस रही है इंतखाबात के अंदर वो बहुत ही डिसमिल रही है, बहुत ही पुअर रही है। मुस्तफ़ा कमाल साहब 1000 वोट, 1200 वोट, 1500 वोट, इसी तरह MQM की सूरत हाल है। फारूक सतार साहब ने भी लंगड़ लंगोट कस के वो मैदान में उन्होंने देखा कि वो बहुत ही मतलब है कि जिनका नाम भी लोग नहीं जानते थे PTI के, वो लोग, उनसे वो इलेक्शन इंतखाबात जो है हारे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनको अंदाजा हो गया कि हम अलग अलग रह कर, हमारे नाम बेशक बहुत बड़े हों इंडिविजुअली तौर के ऊपर, लेकिन हम कोई असरअंदाज, लेकिन क्या मिलकर मुकाबला कर सकते हैं? बना है कि या लोग उनको कबूल कर लेंगे जब सभी इकट्ठे होकर आएंगे? मैं उस तरफ आ रहा हूं, मैं उसी तरफ आ रहा हूं कि पहला जो होगा ना, पहला ये होता है कि अपनी सफ़ों को दुरुस्त करना। अच्छा, दूसरा जो बड़ा सवाल है, आपने बहुत अच्छा किया कि क्या लोग कबूल करेंगे। देखिए, लोग जो इस वक्त ट्राइड एंड टेस्टेड जो पॉलिटिशियंस हैं उनसे बड़े बेजार हैं और यही वजह है कि कराची हो, जो खुसूसन जो अर्बन एरियाज के लोग हैं, उन्होंने नई जमात PTI को आजमाया और लोगों को वोट दिए, चाहते कोई नई तब्दीली आए। तो अगर MQM को दोबारा रेलिवेंट होना है तो इनको अपने बयानिए पे काम करना होगा और इनको नया खून लाना होगा। ऐसे लोग लाने होंगे कि जो 21वीं सदी के हम आहंग चल सकें। अगर फर्ज करें इन्होंने 80 की दिहाई, 90 की दिहाई की सियासत का आगाज किया तो फिर ये कितने ही धड़े मिल जाए एक दूसरे से गले मिलने, इतना बड़ा असर पड़ेगा नहीं, क्योंकि कराची बदल चुका है, कराची की डेमोग्राफिक्स बदल चुकी है। तो यहां पर जो भी कराची की अगली मकबूल और मजबूत जमात होगी उसमें 3 कम से कम क्वालिटीज होनी चाहिए। पहली ये कि जनाब वो कसीरुल लसानी जमात हो, मल्टी एथनिक हो, उसमें यह नहीं होगा कि सिर्फ उर्दू बोलने वालों की। कराची सबसे बड़ा पठान शहर है, बहुत सारे पंजाबी यहाँ पर आबाद है, बेहजारे आबाद है, पूरे मुल्क यहाँ पर बलोच हैं, सिंधियों की बहुत बड़ी आबादी है। तो कम से कम आपको ऑप्टिक्स में ये जमात ऐसी होनी चाहिए, और सिर्फ ऑप्टिक्स में नहीं बल्कि आपको यकीन होना चाहिए कि कराची उसी वक्त आगे जाएगा जब कसीरुल लसानी जमात होगी, कोई भी हो वो चाहे MQM ये बेड़ा उठा ले, पीपल्स पार्टी कर ले, PTI कर ले। एक बात, दूसरी बात कि आपको साफ सुथरे लोग लाने होंगे, आपको नया खून पार्टी में शामिल करना होगा कि जो कि आज के नौजवानों से कम अपने आप को वो कनेक्ट कर सके। आप अगर वो 1980-90 की सिर्फ सियासत करेंगे तो माफ कीजिएगा कोई भी करेगा वो फेल होगा। अभी लोग जो हैं वो कौमी सतह पे लोग पहले मायूस होकर और शहरी सतह पे मुख्तलिफ दलों से मायूस होकर दूसरी जमातों को मायूस है और हर जगह पे तब्दीली की जरूरत है। कौमी सतह पे बिल्कुल सही है सर। मैं मुसर्रत चीमा साहबा जी बिल्कुल ठीक है। मुसर्रत चीमा साहबा, अब मसला यह है कि एक तरफ आप तहरीक-ए-इंसाफ कराची में जो है ऐसा लगता है कि जाहिर है उनके खिलाफ एक बड़ा महाज बन रहा है। आज के अखबारात में ये खबर है कि जहांगीर तरीन साहब और अलीम खान से भी शहबाज शरीफ साहब का रब्ता हुआ है। शहबाज शरीफ साहब से ही अब से कुछ देर पहले मुस्तफ़ा कमाल भी मिलकर गए हैं। तो आप जो ये समझते हैं कि आप जब सियासी मैदान में उतरेंगे और हर तरफ से आप जीत जाएंगे, आपके खिलाफ काफ़ी सारे महाज बन रहे हैं, धड़े इकट्ठे हो रहे हैं, जोड़ तोड़ हो रहा है, आपके लिए कितना चैलेंजिंग है ये? असद भाई, सारी पुरानी खबरें हैं जो रिपीट हो रही हैं। अलीम खान हमारे धड़े में थे जब हमने शिकस्त दी है इनको, उनके जाने की वजह से, और फिर जिस तरह से हमारी हुकूमत बदली हुई और फिर हमने शिकस्त दी है इन सारी कुव्वतों को। ये तो ऑलरेडी हमारे आगे शिकस्त खोरदा वही टोले हैं ना जो हमारे खिलाफ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो वाहिद जमात है जो पाकिस्तानी अवाम की ताकत और बलबूते के ऊपर इन सबको चैलेंज कर रही है। बाकी PDM की जमातों में अलीम खान की कौन सी सियासी जमात है, मुझे बताएं, जो दौड़ तोड़ हो रहा है? और जहांगीर तरीन साहब की कौन सी सियासी जमात है जो अपनी ज़ाती हैसियत में पहले भी हमारे खिलाफ ही खड़े हैं ना, हमारे खिलाफ वोट किया उन्होंने, इस वजह से वो नाअहल हुए और फिर उसके बाद एक मैदान में भी नहीं उतरे। इलेक्शन से आने थे, समझदार थे, उनको पता था कि आगे अवाम ने क्या करना है। ये तो वो लोग हैं जो ऑलरेडी हमारे खिलाफ इकट्ठे हैं, और ये वो लोग हैं जो अगर उनकी मीटिंग से अब नई सिचुएशन और डेवलपमेंट बननी है तो इससे अंदाज़ा लगा लें कि PDM शिकस्त खा चुकी है।
अब ये उल्टे होके बैठे, सीधे होके बैठे, अवाम इनको माफ़ी नहीं दे रही, इनको एक जगह से रिलीफ मिलने की उम्मीद नहीं है, इसी वजह से इलेक्शन से भाग रहे, वो है अवाम। अवाम इनको किसी सूरत नहीं जाने देगी। इन तमाम जुल्म, ज़्यादतियों, नाइंसाफ़ियों का वो इनसे हिसाब चुकता करेगी, लेकिन अपने वोट की ताकत से। और देखें, 8 माह में पाकिस्तान की मईशत बर्बाद, इनकी मईशत फल फूल रही है। अरबों रुपए के केसेस माशाल्लाह से, कई 100 अरब रुपया जो पाकिस्तान का लूटा था माफ़ी हो गई। आज इसाक डार जिसको डॉलर को कंट्रोल करने के लिए बुलाया गया था, आज उनके जो मुंजमद असासे थे सब माशाल्लाह से बहाल कर दिए गए। हर दिन इन ख़ानदानों के लिए अच्छी खबर, पाकिस्तान के लिए वही खबर बुरी खबर। अवाम की ज़िंदगी में जो बदलाव आया ना इनके आने से, वो आया बदलाव है, लेकिन बहुत ज़्यादा गहरी तकलीफ और गम और बुराई की शक्ल में। इसका तो वो हिसाब लेंगे, और उनको पता है ये जितने मर्जी मीडिया को कंट्रोल कर ले, महंगाई अब कहीं नजर नहीं आती, कोई टॉक शो नहीं हो रहा, लेकिन जिसके घर में 10 रुपए की रोटी 25 रुपए में आती है ना, और 15 रुपए का नान 35 रुपए में आता है, जी हाँ, महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है। क्या हुआ है, क्यों हुआ है, किसने किया है? बिल्कुल सही है, लेकिन एक मसला और भी है, वो ये है कि मुल्क में की मईशत जो है उसका पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ भी ताल्लुक है। राना एहसान अफजल साहब, अब इसहाक डार साहब एक स्टेटमेंट देते हैं जी, ठीक है, इसहाक डार साहब स्टेटमेंट देते हैं कि जी पाकिस्तान की डिफॉल्ट नहीं कर रहा, और जब वो ये स्टेटमेंट देते हैं साथ ही स्टॉक मार्केट बैठ जाती है। इसका मतलब है कि लोग एतबार नहीं कर रहे इसहाक डार साहब की बात पे। और इसके अलावा आप देख रहे हैं कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से मईशत नहीं चल पा रही, और अब कल से तो एहतजाजी तहरीक भी शुरू हो रही है। इन तमाम मसाइल का हल क्या है राना साहब? देखें, मेरे ख्याल से जो 9th रिव्यू है और जो 9th और 10th रिव्यू, अब शायद दोनों इकट्ठे हों, वो बड़ा अहम है। जब वो हो जाएगा तो मैं समझता हूँ लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि इकॉनमी स्टेबलाइज हो रही है और होने जा रही है। लोगों को अभी ये जो इन्होंने पीटीआई ने गैर यकीनी का जो एक बोगस प्रोपेगेंडा किया हुआ है कि डिफॉल्ट कर रहा है मुल्क, और फिर ये इलेक्शंस हो रहे हैं नहीं हो रहे, ये होनी अनहोनी की सूरत हाल है, इससे बिल्कुल असर पड़ता है मईशत के ऊपर। मैं समझता हूं कि ये जो पंजाब का जो दंगल है, ये एक फाइनल शक्ल इख्तियार कर जाएगा। जिस करवट इसने बैठना है ये बैठ जाएगा, तो एक काम आ जाएगा अगले 6, 7, 8 महीने। फिर स्मूथली ये जब पता चल जाएगा कि हुकूमत नहीं गिर रही, इलेक्शन हो रहा है पंजाब में नहीं हो रहा, तो फिर इसका मतलब है कि 7-8 महीने अब ये हुकूमत चलेगी। एहतजाज अगर पीटीआई ने करना है वो उनका हक है, वो करते रहें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं समझता हूं कि हम स्टेबिलिटी की तरफ मूव कर जाएंगे। ये अब ये आखिरी 11 जनवरी तक ये मामला जो है ये उठा हुआ है, उसके बाद ये सेटल डाउन कर जाएगा। देखिए मैं आपको बता दूं, अल्लाह करे कि जो मुल्क है, अल्लाह करे कि IMF इसका जो आखिरी इंस्टॉलमेंट आने के बाद हालात माशी तौर पर बेहतर हों और महंगाई का तूफान ना आए, जो कि खदशा है कि इससे मजीद टैक्सेस लगेंगे और इससे महंगाई का तूफान आएगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया राना एहसान अफजल साहब, मुसर्रत चीमा साहबा और आमिर रज़ा साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए बहुत शुक्रिया। 2 दिन पहले परसों हमारे प्रोग्राम में रमीज़ राजा साहब तशरीफ़ लाए थे, उनसे मैंने सवाल किया था कि आपने मीडिया, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आप कहते हैं कि आपने मीडिया से रब्ता नहीं रखा या आप उनसे इंटरेक्ट नहीं करते, तो उन्होंने कहा कि मीडिया के लोग 2-3 को छोड़कर बाकी जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं उनको ख़रीदा जा सकता है। क्या कहा था रमीज़ राजा साहब ने, सुन लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं कि इस पर किस तरफ से क्या रद्द-ए-अमल आया है। जरा सुनिए रमीज़ राजा साहब ने कहा क्या था। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं वो 2 चीज़ें आपके हवाले से कहते हैं। वो ये कहते हैं कि जी आपने मीडिया के साथ कोई बहुत अच्छा रिलेशनशिप नहीं रखा, एक, और दूसरा वो कहते हैं कि आपने मुशावरत के कल्चर को बहुत ज़्यादा प्रमोट नहीं किया और आप ज़्यादा फैसले खुद किया करते थे। इस पर आप क्या कहेंगे? देखें, ज्यादा फैसले इसलिए मैं खुद करता था क्योंकि गालियां भी मैं खुद खाता था, किसी और को मैं पढ़ने भी नहीं देता था। मैंने ओन किया हर चीज। फिर ये जो सहाफी की बात करते हैं, मुझे बताएं कि क्रिकेट के सहाफी गिने चुने 2-3 हैं जिससे आप बात कर सकते हैं, बाकी सारे के सारे इनका व्यू जॉन्डिस्ट होता है, ये खरीदे जा सकते हैं, इनसे कोई बात नहीं आप कर सकते हैं। रमीज़ राजा साहब के स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के हवाले से इस बयान पर पाकिस्तान के जो न सिर्फ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं उनकी तरफ से खूब रद्द-ए-अमल आया है, बल्कि पाकिस्तान की जो सहाफ़ती तंजीमें हैं उन्होंने भी अपने प्रेस रिलीज़ के ज़रिए से अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। और ख़ास तौर पर पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट जो है इसकी प्रेस रिलीज़ आई है, कुछ और सहाफ़ती तंजीमों की प्रेस रिलीज़ आई है जिन्होंने रमीज़ राजा साहब के इस स्टेटमेंट पर अपने रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए
कहा है कि रमीज़ राजा साहब को इस पर माजरत करनी चाहिए। बहरहाल रमीज़ राजा साहब का के इस मौक़िफ़ के जवाब में जो उन्होंने इंटरव्यू दिया था उसके जवाब में पीसीबी कल अपना मौक़िफ़ दे चुकी है, और चूंकि इसमें सहाफ़ियों की बात हुई थी तो सहाफ़ियों का मौक़िफ़ और रद्द-ए-अमल आज आ गया जो हमने आपके सामने रख दिया है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।